नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं फिटनेस मीडिया के एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। देखिए, आपके पास में पेट्स होना, पेट्स किसी भी तरीके के, इधर डॉग्स हों, कैट्स हों, कैटल्स हों या और भी मवेशी वगैरह किसी भी तरीके के अगर हों तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है। लेकिन ये कॉमन पेट्स के अंदर में भी क्या है, एक बड़ा ही डेडली वायरस मौजूद होता है जो कि क्या है, सबको फैल सकता है। सबको इन द सेंस कि मेनली मैमल्स में ट्रांसमिट होता है, राइट। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही वायरस के बारे में जिसको हम आमतौर पर रेबीज़ के नाम से जाने जाते हैं। मैं आपको रेबीज़ से जुड़े हुए कुछ एक जानकारियाँ दूंगा जो कि आपके काम आ सकती हैं। रेबीज़ के बारे में समझिए। रेबीज़ एक जूनोटिक डिजीज़ है, जूनोटिक, जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है, राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो वायरस है, रेबीज़ का वायरस आरएनए जीनोम वायरस होता है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बता दूं कि पहली चीज़ तो ये रही कि इट्स अ जूनोटिक डिजीज़ या जूनोटिक इन्फेक्शन जो कि जानवरों से इंसानों में फैलेगा। दूसरी चीज़, इसका जो वायरस रहता है, इट इज़ अनसेगमेंटेड नेगेटिवली स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अभी तक का जो एक मिथ लोगों के अंदर में चलता है वो ये है कि रेबीज़ का जो इन्फेक्शन है, रेबीज़ का जो वायरस है, सिर्फ और सिर्फ डॉग बाइट से होता है या कुत्तों के काटने से हुआ। पर ऐसा कंपलसरी नहीं है या ऐसा हमेशा सच नहीं है, ये आधा सच है। पूरा सच क्या है कि ये मैमल्स में होता है। मैमल्स जिनका जनरल कैरेक्टर होता है कि उनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं, उनके पास में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, या इस तरीके के एनिमल्स जो कि अपने बच्चों को ब्रीस्ट फीड कराते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड एज मैमल्स। तो मैमल्स के और जैसे एग्जांपल जैसे कि कैट्स हुआ, डॉग्स हुए, पेट एनिमल्स में कैटल्स भी होते हैं, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी भी मैमल्स हैं। इनके काटने से भी इवन इनफैक्ट किसी भी पर्सन को रेबीज़ हो सकता है। दूसरा, वाइल्ड एनिमल्स की तरफ आ जाइए, जैसे कि फॉक्सेस हैं, बियर हैं, स्कंक्स हैं, रकून्स हैं, ये सारे के सारे भी क्या करते हैं, और भी कई सारे हैं। ये इन सभी के काटने से किसी भी पर्सन को रेबीज़ हो सकता है, पर्सन को हो सकता है, या फिर अगर कोई रेबिड एनिमल किसी दूसरे नॉर्मल जानवर को काटे, पर्टिकुलर मैमल होना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जहां पर मैमल्स के अलावा दूसरे किसी क्लास के ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हुआ हो। मतलब ना फिशेस से, ना रेप्टाइल से, ना बर्ड से, है ना, और ना ही एम्फीबियन से, फ्रॉग्स वगैरह से। इन सब से रेबीज़ होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। दूसरी चीज़ समझिए, इसमें रेबीज़ का जो इन्फेक्शन है वो किसी भी इंडिविजुअल के, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके सलाइवा के किसी भी नॉर्मल बॉडी के अंदर में जाने की वजह से होता है। अल्टीमेटली ये समझा जाए कि रेबीज़ का जो वायरस होता है वो किसी भी रेबिड एनिमल के सलाइवा में मौजूद होता है। अब बात आती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में सलाइवा किस तरीके से जाए। तो देखिए, सलाइवा या जो वायरस के स्पोर्स हैं वो बॉडी के अंदर जाने के कुछ नॉर्मल से तरीके, जैसे एक तो डायरेक्ट तरीका होगा कि हाँ जी, अगर किसी भी रेबिड एनिमल ने किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल को अगर बाइट किया है, डायरेक्टली काटा है, तो उसके दांतों से होता हुआ सलाइवा दूसरे ऑर्गेनिज्म के ब्लड में जाएगा एंड देन वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर देगा, पहली चीज़। दूसरा हो सकता है कि नॉन बाइटिंग कंडीशंस जैसे कि स्क्रैचेस हो गए, जैसे कि एब्रेशंस हो गए, ये वाली चीज़। या फिर किसी भी तरीके से क्या हुआ कि काटा नहीं है लेकिन रेबिड एनिमल का जो सलाइवा है वो दूसरे पर्सन के ओपन वुंड्स में आया, या फिर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जैसे आंखों की मेम्ब्रेन या बॉडी ओपनिंग जैसे कि नोज़ हुआ, माउथ हुआ, राइट। इन वाली चीज़ों से भी क्या होगा, रेबीज़ का जो वायरस है वो बॉडी के अंदर में इंजेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो निकल करके आती है, जो कि थोड़ी सी रेयर है, इतनी कॉमन नहीं है, वो होता है इनहेलेशन ऑफ रेबीज़ स्पोर्स। वायरस जो रहा, वायरस अगर मान लेते हैं कि एनवायरनमेंट में मौजूद है, राइट, तो एनवायरनमेंट में मौजूद होने की वजह से जो लैब वर्कर्स होते हैं, जो बेसिकली इन सब के साथ में काम करते हैं, अगर एनवायरनमेंट में मौजूद है और उन्होंने इस चीज़ को हील कर लिया, तब भी कहीं कहीं पर ये चीज़ केसेस देखे गए हैं कि इस तरीके से भी रेबीज़ का इन्फेक्शन किसी भी पर्सन को होता है। अब रेबीज़ का जो वायरस का इन्फेक्शन है, रेबीज़ वायरस का इन्फेक्शन डॉग से होने के केसेस बहुत कम है। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में रेबीज़ जो डॉग से होती है वो 5% से भी कम है। ज़्यादातर जो रेबीज़ वहाँ पर होती है वो होती है बैट्स के काटने की वजह से। बैट की अगर स्क्रैचिंग है या बाइटिंग है, इस चीज़ में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा मार्क आता है, इतना छोटा कि पेंसिल की निब की टिप के बराबर। अब आप इस पॉइंट पर ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ ये स्क्रैचेस हैं या फिर ये बाइटिंग है। अच्छा,
अब बात करें कि ये अगर किसी पर्सन को काटा है तो काटा, जैसे कि अगर किसी बड़े एनिमल ने काटा, डॉग वगैरह ने काटा या किसी और दूसरे वाइल्ड एनिमल ने काटा, तो वो चीज़ साफ तौर पर दिखती है कि हाँ जी काटा है ना। उसमें आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन या ये जो इंडिविजुअल है, ये जो एनिमल है, ये रेबिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन बैट का काटना ना थोड़ा ये टिपिकल चीज़ आती है, ये पता करना कि बैट ने काटा भी है नहीं काटा है, बिकॉज इसके जो साइन होता है, जो जिस जगह पे काटेगा वो बहुत छोटी सी चीज़ होती है। तो इसमें जनरल सा कैरेक्टर लिया जाता है, जिसको कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी यूज़ किया गया कि ऐसा करके मान के चलिए, जैसे आप किसी इसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर बैट्स बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आपके रूम में बैट ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला है तो 99.99% चांसेस हैं कि उस बैट को रेबीज़ था, बिकॉज बैट्स नॉर्मली ज़मीन पर नहीं मिलते हैं, वो हैंगिंग पोजीशन में कहीं पर भी मिलते हैं। अगर इस तरीके से मिला है तो इसका मतलब वो जो बैट था वो रेबिड बैट था और उसने आपको डेफिनेटली काटा ही होगा। ओके, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में एक चीज़ निकल करके ये आती है कि हम कैसे पता करें हमारे पास में जो पेट है उसको रेबीज़ है या नहीं। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द एनिमल बी रेबिड और नॉट। द आंसर इज़ वेरी सिंपल। क्या करना है आपको कि आपको एक वॉच करना है अपने एनिमल को कंटिन्यूसली अराउंड फॉर 10 डेज, राइट। आपको क्या क्या चीज़ें उसमें ऑब्जर्व होंगी। अगर उसका किसी तरीके से बिहेवियर चेंज होता है, ठीक, जैसे बिहेवियर चेंज में क्या होता है कि अगर आपका डॉग पहले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और अचानक से वो बहुत ज़्यादा शाई हो गया, ये वाली चीज़ें, थोड़ा सा अलोन फील करने लगा मतलब आसपास में। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर पहले से थोड़ा सा इन्फीरियर था और अब ओवर एक्टिव हो गया, हाइपर एक्टिविटी शो करने लगा, तो ये उसका चेंज हो गया ना बिहेवियर में, ये वाली चीज़ निकल करके। दूसरी चीज़ क्या होती है, हाइपर सेलिब्रेशन होता है, ड्रूलिंग कहते हैं इस चीज़ को। दो चीज़ें अभी बात करें कि पहले तो आया चेंज इन बिहेवियर, और दूसरी चीज़ इसमें निकल करके आती है ड्रूलिंग। ड्रूलिंग माने या इसको कह सकते हैं हाइपर सेलिब्रेशन, राइट। बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, सलाइवा रिलीज होता है डॉग से। तीसरी चीज़ निकल करके क्या आती है इसमें कि ओवर एक्टिविटी होगी, किसी भी चीज़ को काटने को दौड़ेगा। और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मेंटल कन्फ्यूज़न हो सकता है, पैरालिसिस के भी सिम्टम्स आ सकते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि जुड़ी हुई रहती हैं कि रेबीज़ का इन्फेक्शन हुआ है उसके सिम्टम्स के तौर पर। नाउ अगर यही चीज़ क्या हो ह्यूमंस के अंदर में देखने को मिले, मीन्स कंडीशन हम ये वाली लेकर के चलें कि अगर किसी रेबिड एनिमल ने किसी ह्यूमन को काटा, तो हम इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ जी ह्यूमन को रेबीज़ है या नहीं, या इस तरीके की चीज़ें हैं या नहीं। तो देखिए इसमें एक चीज़ बड़े गौर से समझिए कि अगर किसी भी पर्सन को काटने के बाद में सिम्टम्स दिखने लगे तो उसका बचने का चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक सिम्टम्स दिखते हैं तब तक वायरस पूरे तरीके से अपना कंट्रोल बॉडी पर कर चुका होता है और उसके बाद में उसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। सिम्टम्स में कौन कौन सी चीज़ें निकल करके आती हैं अगर किसी ह्यूमन को काटा है तो इसमें एक चीज़ सबसे कॉमन निकल करके आती है, वो चीज़ होती है हाइड्रोफोबिया, राइट। हाइड्रोफोबिया ये डॉग्स में भी देखने को मिलेगी एंड सेम हाइड्रोफोबिया ह्यूमंस में भी देखने को मिली। कब? कि जब किसी भी रेबिड एनिमल को रेबिड एनिमल ने किसी भी ह्यूमन को काटा या एक रेबिड एनिमल ने दूसरे एनिमल को काटा, उस कंडीशन में हाइड्रोफोबिया वाली चीज़ देखने के लिए मिलेगी। हाइड्रोफोबिया क्या होता है ज़रा इस चीज़ को समझिए। हाइड्रोफोबिया माने हुआ कि पानी से डर लगने लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि पानी से डर लगने लगा है, इस चीज़ की थोड़ी सी साइंस समझिए इसके पीछे क्या होता है। रेबीज़ का जो वायरस है, रेबीज़ का वायरस किसी भी ऑर्गेनिज्म के मतलब दूसरे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में रेबिड एनिमल के सलाइवा से जाएगा, राइट। सलाइवा से जाने के बाद में वो उसके ब्रेन के थ्रू सीधा जाएगा उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और वहाँ पर उसके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर पूरे तरीके से अपनी पकड़ जमा लेगा। कंट्रोल करने के बाद में जो वायरस होगा, वायरस फिर मूव ऑन करेगा कहाँ? उसके सलाइवरी ग्लैंड की तरफ। मतलब सलाइवरी ग्लैंड जो रही, सलाइवरी ग्लैंड आर द एक्चुअल साइट ऑफ स्टोरेज फॉर रेबीज़ वायरस। अब इसके सलाइवरी ग्लैंड में क्या हुआ, वायरस आकर के बैठ गया और इसके सलाइवा के थ्रू दूसरे जगहों पर जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये जो वायरस होता है ये इसको ज़रूरत होती है मल्टीपल होस्ट की, राइट, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली क्या करना है, कंटिन्यूसली इसको ग्रो करना है। तो सलाइवरी ग्लैंड में है, सलाइवरी ग्लैंड में होने की वजह से हाइपर सेलिब्रेशन कराया या ड्रूलिंग कराई। और दूसरी चीज़ क्या कराता है कि ये
स्लाइटली पैरालिसिस वाले सिम्टम्स शो करता है, जिसकी वजह से गले की मसल्स और ये जो बाकी के अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो मसल्स वगैरह रहती हैं इनमें थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से स्वेलोइंग में प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि निगलने में दिक्कत होगी। अब निगलने में ज़रूरी नहीं पानी ही हो और दूसरे लिक्विड्स भी पीने में दिक्कत आती है। तो डर इस चीज़ से नहीं लगा है कि पानी देखकर डर लगा है, डर इस चीज़ से लगा है कि पानी को पीने के बाद में जो दर्द होगा उसकी वजह से। ये नॉर्मल सी चीज़ है कि जिस चीज़ से हमें दर्द होता है उससे हमें डर लगता है। तो हाइड्रोफोबिया का जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो ये है, राइट। अब इतनी सभी चीज़ों के बाद में बात आती है ट्रीटमेंट की, कि अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी नॉर्मल पर्सन को अगर किसी रेबिड एनिमल ने काटा है तो ट्रीटमेंट के तौर पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, एज़ पर द रिक्वायरमेंट 2 चीज़ें हम लोग ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ तो होती है HRIG और दूसरी चीज़ होती है रेबीज़ वैक्सीन, ठीक। अभी जो HRIG होता है, इस चीज़ का मतलब समझिए। HRIG मतलब हुआ ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, ओके। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन। नाउ दूसरी चीज़, ये सब तो हुए सेकेंडरी ट्रीटमेंट के तौर पर कि हाँ जी, आपने अगर किसी पर्सन को काटा है तो आप मेडिकली ये वाली चीज़ें अप्लाई करेंगे, ये चीज़ आप खुद नहीं कर सकते हैं। बात आती है प्राइमरी ट्रीटमेंट की, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है और हमारे आसपास में हमारे सामने कभी भी ये वाली कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। तो एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ निकल करके ये आती है कि जिस जगह पर काटा है उस जगह को बांधे ना, ओके। क्योंकि बांधने से या उस पर बैंडेज लगाने से वो क्या होगा, वायरस अंदर ज़्यादा जल्दी से इन्वेजिनेट करेगा, ठीक। बल्कि इसके बजाय आप ये करें कि साबुन और पानी से कंटिन्यूसली उसको 15 मिनट तक धोएं। मीन्स क्या बताया मैंने, प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पर। प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक चीज़ निकल करके आई, दैट इज़ रिंस फॉर 15 मिनट्स, ठीक है ना, बाय वाटर प्लस सोप। साबुन पानी से लगभग 15 मिनट धोने की वजह से क्या होगा, जो जनरल सरफेस पर रेबीज़ का वायरस होगा या जो उसके सलाइवा से रिलीज़ हुआ है वायरस, उस वायरस की डेथ हो जाएगी। ये चीज़ होती है ना, कि क्लींसिंग एक्शन इस पर काम करता है प्रॉपर तरीके से। दूसरी चीज़, आप उसके बाद में क्या करेंगे, अगर किसी पर्सन को पहले कभी भी रेबीज़ के इंजेक्शन नहीं लगे हैं या पहले किसी भी रेबिड एनिमल ने नहीं काटा है, इसका मतलब क्या है, वो अनवैक्सीनेटेड पर्सन है। फॉर अनवैक्सीनेटेड पर्सन, फॉर अनवैक्सीनेटेड, जिनको कभी पहले वैक्सीन लगी ही नहीं है, अनवैक्सीनेटेड पर्सन के लिए इस चीज़ के बाद में दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है HRIG का एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मतलब ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन का उसके बॉडी में हम लोग उसको इंजेक्ट कराते हैं। ये क्या होता है कि जब तक हमारी बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगी, ये हमने उसको एक एड के तौर पर, एक हेल्प के तौर पर बॉडी इम्यूनिटी को ये चीज़ सप्लाई करी है, ताकि बॉडी रेबीज़ के वायरस से अपने आप को बचा सके। दूसरी चीज़ इसके बाद में जो निकल करके आती है वो होती है रेबीज़ की वैक्सीन। रेबीज़ वैक्सीन कब लगवानी चाहिए या फिर कितने टाइम बाद लगवानी चाहिए अगर किसी पर्सन को किसी भी रेबिड एनिमल ने काटा है, तो इस चीज़ को समझिए कि बिल्कुल भी डिले ना करें, राइट। जो वैक्सीन का जो पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी है या फिर जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड रहता है, शेड्यूल रहता है, वो कुछ इस तरीके से है 0, 3, 7, 14। 4 डोजेज़ लगेंगे वैक्सीन के, एक तो तभी जिस दिन काटा है उसके 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और 14 दिन बाद। ये होता है किसी भी नॉर्मल अनवैक्सीनेटेड पर्सन में या जिसको पहले कभी वैक्सीन ना लगी हो। लेकिन अगर कोई पर्सन पहले से वैक्सीनेटेड है या जिसको पहले कभी वैक्सीन लग चुकी हो, तो उस पर्सन में ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। और उस अलग में कौन सी चीज़ निकल करके आती है कि उनमें हम HRIG नहीं देंगे, राइट। चीज़ों को थोड़ा सा समझिए कि HRIG नहीं दिया जाएगा। रिंसिंग के बाद में उसको फिर क्या दिया जाएगा, रेबीज़ के वैक्सीन लगेंगे। और रेबीज़ के वैक्सीन में भी उसके 4 डोज ना लग करके कितने लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 डोज लगेंगे। ये जनरल सी चीज़ है। लेकिन कभी कभी किसी पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, कुछ लोग इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, तो उन लोगों को 4 डोज के जगह पर 5 डोज दी जाती है। और जो 5वीं डोज लगती है वो लगती है एट द टाइम पीरियड ऑफ 28 डेज, ठीक है। 5वां डोज इस तरीके से लगेगा। अब रेबीज़ का जो वायरस है, रेबीज़ का वायरस अपना असर ऐसा नहीं है कि काटा और तुरंत दिखाया। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो थोड़ा सा डिफ़र करता है। हो सकता है कुछ दिनों में ही इसके सिम्टम्स दिखें, या फिर हो सकता है कि लगभग कुछ सालों का भी समय ले जाए। लेकिन एक बार अगर इसके सिम्टम्स कभी अपीयर हो गए तो उसके बाद में ये पूरे तरीके से जानलेवा हो जाता है। चलिए
अब बात करते हैं रेबीज़ से जुड़ी हुई कि प्रिवेंशन किस तरीके से हो सकते हैं। अगर कहीं पर भी ये चीज़ निकल करके आए कि आपको प्रिवेंशन करना है, आपको प्रिवेंट करना है कि आपको रेबीज़ का इन्फेक्शन ना हो, रेबीज़ का वायरस बॉडी के अंदर में ना जाए, तो इसके लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हमको या किसी भी पर्सन को अपनाने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें निकल करके क्या आती है कि थोड़ा सा अवेयर रहिए। सबसे पहली जो इसमें स्टेप रहेगा वो किसी भी पर्सन को जो कि बचा सकता है, दैट इज़ अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग, है ना। अपने आसपास के एनवायरनमेंट से थोड़ा सा अवेयर रहिए और थोड़ा सा इस चीज़ को गौर से देखिए या ऑब्ज़र्व कीजिए कि कहीं आसपास में इस तरीके का कोई एनिमल तो नहीं, बिकॉज़ जहाँ हम हैं उस लोकेशन पर इतना ज़्यादा इन पॉइंट्स पर कंसर्न नहीं है, इतना ज़्यादा चीज़ों को गौर से नहीं ऑब्ज़र्व किया जाता है, जिसके वजह से क्या है, नुकसान होते हैं। कभी कभी तो बड़े और ज़्यादातर छोटे बच्चे जैसे उनकी आदत होती है कि किसी भी स्ट्रे डॉग को या फिर किसी को भी थोड़ा सा केयरिंग करना, या ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी दूसरे पर्सन को खतरे में डाल सकता है, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है। अवेयरनेस वाला पॉइंट निकल करके आता है। दूसरी चीज़ इसमें ये रहती है कि रेबीज़ का अगर प्रिवेंशन चाहिए कि आपके पास में जो खुद का पेट है उसको भी प्रॉपर्ली क्या करें, वैक्सीनेटेड करा के रखें, जिससे क्या होगा कि उसके बॉडी में खुद रेबीज़ नहीं होगा तो वो आगे भी ट्रांसमिट नहीं करेगा। तीसरी चीज़ जो इसमें निकल करके आती है, कुछ और पॉइंट्स रहते हैं जिनके बारे में जानना चाहिए, जैसे कि जीका वायरस था। जीका वायरस वाज द वायरस विच वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द प्लेसेंटा या प्रेग्नेंट क्रॉस द प्लेसेंटा एंड ट्रांसमिट फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू इट्स फीटस, है ना। वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता था। लेकिन रेबीज़ का वायरस गनीमत है कि ये किसी भी प्रेग्नेंट लेडी से उसके डेवलपिंग फीटस की तरफ नहीं पहुँच पाता है। जीका वायरस का सारा कंटेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो में मिल सकता है। दूसरी चीज़ इसमें ये रहता है कि जो जनरल कॉन्टेक्ट्स रहते हैं या जो सोशल कॉन्टेक्ट्स रहे, जैसे कि हगिंग, किसिंग, राइट, और कंटेमिनेशन, ऐसा नहीं है कि साथ में रहने से या फिर हैंड शेकिंग करने से इन सभी चीज़ों से वायरस फैलेगा। किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से नॉर्मल इंडिविजुअल में ये जनरल कॉन्टेक्ट से कभी भी वायरस नहीं फैलता है। आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो जनरल कॉन्टेक्ट्स रहे, जनरल कॉन्टेक्ट्स डज नॉट ट्रांसमिट वायरस। ओके, वायरस जनरल कॉन्टेक्ट से नहीं फैलेगा। साथ के साथ में अगर क्या होता है कि जो किसी भी इंडिविजुअल के जो रेबिड हो चुका है, उसके फीसस से, उसके यूरिन से, उससे रिलीज जो बाकी के दूसरे जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं एक्सेप्ट सलाइवा एंड रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, सलाइवा और रिप्रोडक्टिव फ्लूइड के अलावा अगर बॉडी से और कोई भी फ्लूइड निकलता है, जैसे टीयर्स हो गए, राइट, या फिर ब्लड है, तो इन सभी जो फ्लूइड्स हैं या जो कंटेंट हैं, इनसे वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है। इन चीज़ों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन आप सबके लिए। होप सो आपको सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प करता है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ में जुड़े रहें इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए। मिलते हैं अगले इसी तरीके के एक और किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।